Hello everyone, this is Jagjit Singh, PhD Economics from KB number 1 Bathinda. Today in this video, we will discuss the first chapter of macroeconomics, that is introduction. So we start now. First of all, we will learn the meaning of macroeconomics. Macroeconomics, it is the branch of economics which deals with issues and problems related to the economy as a whole. So it is the meaning of macroeconomics. मैक्रोइकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की उस ब्रांच को कहेंगे जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम से डील करती है। लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ डील करती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के चलती है और पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड स्टडी करती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? द फर्स्ट फीचर इज इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान करके उससे रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स हैं, जैसे नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, उन सभी के बिहेवियर को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि एग्रीगेट्स जो हैं वो मैक्रो एज वेल एज माइक्रो दोनों में स्टडी होते हैं, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स हैं उनका साइज माइक्रो के एग्रीगेट से लार्जर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो का एक एग्रीगेट लेते हैं हम मार्केट डिमांड, और मैक्रो का एक एग्रीगेट लेते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो मार्केट डिमांड एक स्मॉलर कंसेप्ट है, एग्रीगेट डिमांड एक ब्रॉड कंसेप्ट है। सो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं इसके एग्रीगेट्स लार्जर होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट से। नाउ द सेकंड फीचर इज इट्स मेन कंपोनेंट आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये दो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट मीन्स डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल इन द इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर। Similarly, the meaning of aggregate supply, it means supply of all goods and services by all the firms in the economy in a particular year. So aggregate demand means total demand in the economy and aggregate supply means total supply in the economy. Now the next feature of macroeconomics is its aim to determine income and employment level in the economy. अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? मेन ऑब्जेक्टिव है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे डिटरमिन होगा इकोनॉमी में, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट फीचर इज इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। This is it is the other name of macroeconomics, income and employment theory. इस नाम से भी इसको जाना जाता है। And the examples of macro variables are national income and national output. These are the two examples of macroeconomics. So macroeconomics में इसका मीनिंग और फीचर हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट इस चैप्टर में क्या है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मींस फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की चर्चा करते हैं या ये कहें कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं और उनके बीच में डिफरेंस क्या है वो अच्छे से पता होना चाहिए। सो
here the difference between final goods and intermediate goods is given, and with the help of these differences we try to learn the meaning of final goods and intermediate goods. So final goods, the first difference is final goods are out of production process. फाइनल गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर होती हैं. इट मींस ऐसी गुड्स जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, द गुड्स आर आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री. ऐसी गुड्स को हम क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स कहेंगे. बट द गुड्स विच आर विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, द गुड्स विच आर विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. ऐसी गुड्स जिनका प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, जिनका प्रोडक्शन अभी हो रहा है, उनको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे. ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हमें याद रखना है. फाइनल गुड्स आर आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. नाउ द सेकंड डिफरेंस इज these are ready to use by its final users. Final goods are ready to use by the final users, but intermediate goods are not ready to use by the final users. Final goods ready to use होते हैं. Why? Because इनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है. बट इंटरमीडिएट्स रेडी टू यूज नहीं होते. Why? Because ये अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं. अब यहाँ पे एक वर्ड आया फाइनल यूजर्स. हु आर द फाइनल यूजर्स ऑफ दीज गुड्स? फाइनल यूजर्स मीन्स कंज्यूमर्स और फर्म्स. ठीक है, फाइनल गुड्स को कौन यूज करेगा? या तो कंज्यूमर्स करेंगे या फिर प्रोड्यूसर्स करेंगे. तो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स आर द फाइनल यूजर्स ऑफ फाइनल गुड्स. नाउ थर्ड डिफरेंस इज वैल्यू नॉट येट टू बी एडेड in these goods. In these goods means in final goods. Final goods में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता. Why? Because इनका प्रोडक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इनको फर्दर रीसेल भी नहीं किया जाना है. तो ऐसी गुड्स में वैल्यू एडिशन नहीं होता. बट वैल्यू येट टू बी एडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स में अभी वैल्यू एडिशन होता है. इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होता है. रीजन वही है क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर है और जब अपना फॉर्म चेंज करेंगे तो इसमें वैल्यू एडिशन होगा या फिर इनको रीसेल किया जाएगा. ठीक है, जब रीसेल किया जाएगा तो क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा. तो ये तीन डिफरेंस है. नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं अब. द फोर्थ डिफरेंस इज दीज गुड्स कैन नॉट बी रीसोल्ड. फाइनल गुड्स कैन नॉट बी रीसोल्ड बट इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी रीसोल्ड. इट मीन्स अगर कोई गुड रीसेल हो रही है तो वो इंटरमीडिएट है, और कोई गुड रीसेल नहीं हो रही, फाइनली उसे क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है, तो वो फाइनल गुड है. द फिफ्थ डिफरेंस इज फाइनल गुड्स आर परचेज फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझना है कि जो फाइनल गुड्स हैं वो या तो कंजप्शन के लिए परचेज की जाती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज की जाती हैं. जो कंज्यूमर्स हैं वो फाइनल गुड्स को कंज्यूम करने के लिए परचेज करेंगे और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए फाइनल गुड्स को परचेज करेंगे. बट द इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज बाय द फर्म्स एज रॉ मटेरियल. इंटरमीडिएट गुड्स को किस पर्पज से परचेज किया जाता है? एज अ रॉ मटेरियल. जो फर्म्स रॉ मटेरियल यूज करती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? इंटरमीडिएट गुड्स होंगी. नाउ द सिक्स्थ डिफरेंस इज वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में शामिल करते हैं, बट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं. इसका रीजन क्या है कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे, साथ के साथ फाइनल गुड्स की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी. इट मींस एक ही जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 2 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स है वो ऐड हो जाएगी. इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम
फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। नाउ यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का। द एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स इज मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड। अगर कोई कंज्यूमर, कोई हाउस होल्ड मिल्क परचेज करता है तो वो फाइनली उसे कंज्यूम करेगा, उसे वो रीसेल नहीं करेगा या फिर उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन करके वो मार्केट में उसे सेल नहीं करेगा। तो इस तरह की जो मिल्क हाउस होल्ड ने परचेज किया वो फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। बट इफ द सेम मिल्क is purchased by a sweet maker then it is intermediate good. Why? Because जो स्वीट मेकर है वो इसमें क्या करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा। वो मिल्क से क्या बनाएगा, स्वीट्स बनाएगा, और मार्केट में जब उसको सेल करेगा तो उसको ज़्यादा उसका प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू एडिशन हो रहा है। यहाँ पे जो मिल्क है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मिल्क क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम कमोडिटी जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। यहाँ पर भी देखो मिल्क की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो इंटरमीडिएट है और दूसरी तरफ फाइनल है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। एनी गुड कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट, इट डिपेंड्स ऑन इट्स यूज। ठीक है, कोई भी गुड है वो फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका यूज क्या है। अगर वो कंज्यूमर्स, फाइनल यूजर्स उसे यूज कर रहे हैं देन इट इज फाइनल गुड। इफ इट इज यूज्ड बाय द फर्म्स एज अ रॉ मटेरियल देन इट इज इंटरमीडिएट गुड। तो ये था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फाइनल गुड्स जो हैं वो फर्दर टू कैटेगरीज में क्लासिफाई होती हैं। द फर्स्ट वन इज कंजप्शन गुड्स और सेकंड वन इज कैपिटल गुड्स। तो क्या मीनिंग होता है, चलिए जानते हैं कंजप्शन गुड्स क्या हैं, कैपिटल गुड्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which satisfy the wants of the consumer directly। कंजप्शन गुड्स वो होती हैं जो जो कंज्यूमर्स की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। इट मींस कंज्यूमर इनको परचेज करते हैं, जिन कमोडिटीज को, उनको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन गुड्स कहते हैं। जिनको कंज्यूमर परचेज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन गुड्स कहते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ consumption goods. The first one is durable goods. Durable goods means these goods have a lifespan of more than 1 year. For example TV, car, ऐसी कमोडिटीज जिनको हम 1 साल से ज्यादा, सेवरल ईयर्स के लिए, ज्यादा टाइम के लिए, बहुत सालों के लिए यूज करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे टीवी है, कार है, इनको हम 4-5 साल इससे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसी गुड्स क्या कहलाएंगी, ड्यूरेबल गुड्स कहलाएंगी। नाउ द सेकंड टाइप इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन लेस देन 1 ईयर और वी कैन से अबाउट 1 ईयर। सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स हैं जिनका जो लाइफ टाइम है वो अबाउट 1 ईयर होता है, स्लाइटली मोर और स्लाइटली लेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ्स, शूज, ये हम 1 साल के लिए यूज करते हैं, तो इस तरह की जो गुड्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, आइसक्रीम एटसेट्रा। ये जो कमोडिटीज हैं, मिल्क है, ब्रेड है, आइसक्रीम है, इनको हम एक ही टाइम में यूज कर लेते हैं, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में इनको यूज किया जा सकता है। तो इस तरह की जो कमोडिटीज होती हैं वो क्या कहलाएंगी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ कंजप्शन गुड्स इज सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में हम सभी जानते हैं, तो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया है।
सर्विसेज रेफर टू नॉन मटेरियल गुड्स, सर्विसेज को यहाँ पे हम किस नाम से जानेंगे, नॉन मटेरियल गुड्स, which directly satisfy the human wants. They are intangible activities. Intangible means they can neither be seen nor be touched. तो सर्विसेज को न तो हम देख सकते हैं न उनको टच कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इनटेंजिबल गुड्स कहेंगे इनको एक तरह से। तो सर्विसेज के बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे सर्विसेज ऑफ टीचर्स, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हैं कंजम्पशन गुड्स के। द फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स, जो हम कई सालों तक यूज करते हैं। सेकेंड टाइप इज सेमी ड्यूरेबल गुड, जिसको हम अबाउट 1 ईयर के लिए यूज करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिनको हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में यूज करते हैं। एंड फोर्थ टाइप इज सर्विसेज। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होंगी? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी गुड्स जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स कहेंगे, ठीक है। इनकी फीचर्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा। तो जो फिक्स एसेट्स हैं प्रोड्यूसर के, जैसे मशीन्स हैं या प्लांट है या बिल्डिंग है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। एंड दूसरी फीचर क्या है इसकी? दीज आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स, इनको कई सालों तक यूज किया जाता है, ठीक है। दीज आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स। नाउ द थर्ड इज दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर हम किसी मशीन को कंटिन्यूसली यूज करेंगे कई सालों तक, तो उसमें टूट फूट भी होगी, तो उसमें हमें क्या करवाना पड़ेगा? रिपेयर करवाना पड़ेगा। अच्छा, उसका भी एक लाइफ टाइम होगा, उसके बाद क्या है कि वो आउटडेटेड हो जाएगी, उसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनमें रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा, ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, ठीक है। जो वैल्यू उनकी कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये फीचर हमें याद रखनी है कि कैपिटल गुड्स नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट टाइम टू टाइम। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज these goods do not lose their identity in the production process, ठीक है। जो कैपिटल गुड्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे मशीन है, अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो मशीन की आइडेंटिटी बनी रहेगी, वो लॉस नहीं होगी उसकी आइडेंटिटी, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि मिल्क से स्वीट बना रहे हैं, तो मिल्क से जब हम स्वीट बनाएंगे तो मिल्क की आइडेंटिटी है वो यहाँ पर लूज हो चुकी है, ठीक है। तो हम मिल्क को अपने कैपिटल गुड इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है। लेकिन मशीन जिससे दूसरी कमोडिटीज बनाई जा रही हैं, तो कमोडिटीज बनने के बाद मशीन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, इसलिए हम उसको कैपिटल गुड कह रहे हैं। Now the fifth one is they have derived demand. कैपिटल गुड्स का डायरेक्ट डिमांड नहीं होता, डायरेक्ट इसका डिमांड नहीं होता, इसका डिमांड है वो डेराइव्ड होता है। जिस कमोडिटी को हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है, इस मशीन का डिमांड जैसे हम चेक करें तो मशीन का डिमांड क्या होगा? डेराइव्ड डिमांड होगा। अगर मान लीजिए कि जो कमोडिटी उस मशीन से प्रोड्यूस हो रही है उसकी डिमांड अगर कम है तो हम मशीन्स की डिमांड कम करेंगे। अगर जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी डिमांड अगर बढ़ जाती है तो हम मशीन्स की डिमांड को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनका डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड नहीं होता, डेराइव्ड डिमांड होता है। नाउ जब हम कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स दोनों को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमें एक प्रिकॉशन रखना है ध्यान में। ऑल गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर आर नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर बहुत सारी गुड्स यूज करता है, तो सारी की सारी जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं
उनको हम कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे। ठीक है, किसको कहेंगे कैपिटल गुड? ओनली फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। तो जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। द फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। ठीक है, या तो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल यूज करेगा या फिर अपने फिक्स एसेट से यूज करेगा। जो रॉ मटेरियल है वो क्या 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 कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। और जो प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट्स हैं, मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, वो क्या होंगी? कैपिटल गुड्स होंगी। और कैपिटल गुड्स कैसी होती हैं? फाइनल गुड्स। तो ये था कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है इन्वेस्टमेंट। तो पहले मीनिंग इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल फॉर्मेशन पे जो भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ मशीन्स, addition to inventories, these are the example of investment. And investment has two aspects. The first one is gross investment and second one is net investment. तो इन्वेस्टमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, expenditure incurred by the producer on capital formation including depreciation is called gross investment. तो यहाँ पे ये इसका मीनिंग स्पष्ट हो गया है कि कैपिटल फॉर्मेशन पे जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, तो उसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल होगा। जैसा मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फिक्स एसेट्स हैं वो टाइम टू टाइम रिपेयर और रिप्लेसमेंट चाहिए उनको। ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक प्रोड्यूसर ने कुछ मनी स्पेंड करके कुछ मशीन्स परचेज की। ठीक है, अब जो उसने मशीन्स परचेज की हैं, अब पूरा साल उसको यूज करेगा, उसमें कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जितना उसने पैसा खर्च किया मशीन परचेज करने पर, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब पूरा साल उसने यूज किया, यूज करने के बाद उसकी जो वैल्यू डिक्रीज हुई, उस वैल्यू को अगर अपने माइनस कर दें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन कैपिटल फॉर्मेशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। तो अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल इस फॉर्मूले से आप नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट। Depreciation, it refers to fall in the value of fixed assets over time. Fixed assets की जो वैल्यू ओवर टाइम कम हो जाती है, उसके रीजंस मैंने दिए हैं। ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम, बिकमिंग आउटडेटेड। इन तीन रीजन के कारण जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो ये तीनों रीजन आपको याद रखने हैं। व्हाट आर द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन? normal wear and tear, passes of time, becoming outdated. ठीक है, तो depreciation means decrease in the value of an asset due to normal wear and tear, passage of time, becoming outdated. Now depreciation and capital loss. डेप्रिसिएशन का मीनिंग हम अभी हमने समझ लिया कि जब हम किसी एसेट्स को यूज करेंगे उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो डेप्रिसिएशन मीन्स इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्जोलिसेंस। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है कि वो इतने टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन कहेंगे। बट इफ
कैपिटल लॉस के बारे में क्या इसका मीनिंग अलग हो जाएगा थोड़ा। इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्लिगेशंस। अनफोर्सीन मीन्स अनएक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल कैलामिटी, थेफ्ट, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए या चोरी हो जाए तो क्या है कि उस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन मीन्स जब हम एसेट्स को यूज कर रहे हैं और यूज करने के कारण उसकी वैल्यू है वो कम हो रही है, तो उस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। जब किसी पर्टिकुलर कैपिटल एसेट की वैल्यू अनएक्सपेक्टेडली कम हो जाती है, किसी नेचुरल कैलामिटी से कम हो गई, तो उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस। तो दूसरा डिफरेंस भी मैंने यहाँ दिया है, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर कोई पर्टिकुलर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो प्रोड्यूसर उसका प्रोविजन करता है उसको रिपेयर करने का, उसको रिप्लेस करने का। बट इन कैपिटल लॉस नो सच प्रोविजन इज मेड। ठीक है, क्योंकि कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड होता है, तो इसके लिए प्रोड्यूसर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं करता कि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन के बारे में स्टडी किया। अब आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसे अपने नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एन एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल गुड। तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको ड्यूरेबल गुड जो है उसको चूज करना है। सेकंड, विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड, तो आपको यहाँ पे कैपिटल गुड को चूज करना है। नेक्स्ट इज कैटेगराइज एज फाइनल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट दिए गए हैं, उनका यूज भी साथ में दिया गया है, जैसे पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप, फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर्स, प्रिंटर परचेज बाय अ लॉयर, ब्रेड परचेज बाय यू। तो इनको आपने कैटेगराइज करना है कि कौन सी फाइनल गुड है और कौन सी इंटरमीडिएट गुड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल ऑफ मैक्रो वेरिएबल। And next question, final goods are used either for dash or for dash। तो यहाँ पे इसको फिल करना है कि फाइनल गुड्स को किस रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशंस अ कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यस नो में इसका आंसर देंगे विद रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फाइनल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में डिफरेंस बताना है, आप चाहें तो 4 डिफरेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट, डेफिनेशन देनी है दोनों की। 7th क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, दोनों में डिफरेंस बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के टाइप्स को कितने टाइप हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।